गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। पिछले वीडियो में हमने आरटी एक्ट 2009 पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा कि राइट टू एजुकेशन नहीं होता फुल फॉर्म, आरटी एक्ट की फुल फॉर्म होगी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आरटी एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। टोटल 7 चैप्टर है, 1 शेड्यूल है और 38 सेक्शन है या आर्टिकल है। आज हम आगे का कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप है या डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पिछड़े वर्ग रह गए किसी भी वजह से, आज उनके लिए एक पर्याप्त कोटा, एक निश्चित कोटा जो है आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 12 में दे रखा है कि जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे या डिसएडवांटेज ग्रुप से आएंगे उनके लिए प्राइवेट स्कूल में जो है वो 25% 25% सीट रिजर्व की जाएगी इन प्राइवेट स्कूल्स। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है जिनकी फीस जो बहुत महंगी होती है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जो पुअर बच्चे होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप होता है, बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने आरटी एक्ट 2009 ने उनके लिए एक निश्चित कोटा 25% जो वो रिजर्व कर रखा है प्राइवेट स्कूल में। यदि कोई अब ये भी है कि अगर कोई स्कूल जो है वो सीट रिजर्व तो कर रखी है लेकिन उन सीटों पे उनके लिए ना हो, या फिर वो फीस लेके ही दूसरे बच्चों को बैठा देते हैं, गरीब बच्चों को जगह नहीं देते, तो इन केस में अगर फर्स्ट केस मैंने बताया था कि इसकी कंप्लेंट हम एनसीपीसीआर में कर सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस या चाइल्ड्स राइट, जो 2005 में आया था। 2007 में उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो यदि कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल है, 25% सीट रिजर्व है और वो उन बच्चों को नहीं दे रहा और केस लग गया, उस पर कंप्लेन हो गई, यदि फर्स्ट केस राइज हुआ है तो स्कूल को 25,000 रुपए 25,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और यदि सेकंड केस राइज हुआ है तो 50,000 यानी कि 50,000 रुपए 50K रुपीज उनको पे करने पड़ेंगे। और यदि ये तीसरी बार हो रहा है, एक बार वार्निंग दी नहीं मान रहे हैं, दूसरी बार वार्निंग दी नहीं मान रहे और तीसरी बार भी यदि कंप्लेन हुई है या केस राइज हुआ है तो 50,000 रुपए प्लस उस जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट है, जो उनको मान्यता प्राप्त की गई है उस स्कूल को, वो रद्द कर दी जाएगी। फिर वो स्कूल नहीं चला पाएंगे। तो फर्स्ट केस अगर राइज हुआ तो 25,000 रुपए, सेकंड केस अगर राइज हुआ तो 50,000 रुपए, और यदि थर्ड केस राइज हुआ तो 50,000, और उसका जो स्कूल एफिलिएशन है या उसका सर्टिफिकेट है या जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। और एक यह कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल 3 साल से आरटी एक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को इंप्लीमेंट नहीं करता अपने स्कूल में, 3 साल से कोई स्कूल वो वैसे ही चल रहा है बिना आरटी एक्ट के लागू हुए, तो इन दैट केस ऑल्सो उसकी जो स्कूल की एफिलिएशन है, सर्टिफिकेट है, वो क्या रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसकी हम कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? यदि कोई स्कूल है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट रिजर्व नहीं कर रहा या उनको सीट नहीं दे रहा, तो हम उसकी कंप्लेंट एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, एनसीपीसीआर में कर सकते हैं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 25% जो कोटा है वो कौन से सेक्शन में दे रखा है? वो सेक्शन 12, आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 12 में इस चीज की बात की गई है कि हर एक प्राइवेट स्कूल अपनी टोटल सीट का 25% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप और डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए रिजर्व रखेगा। अब हम आते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का रेशो क्या होगा, बच्चे और जो बच्चे हैं और जो अध्यापक है उनका रेशो क्या होगा स्कूल में। तो यदि 4 टाइप ऑफ स्कूल होते हैं, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी स्कूल 1st to 5th क्लास को हम बोल देते हैं प्राइमरी स्कूल, 6th to 8th क्लास को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री स्कूल, 8th to 10th क्लास को सेकेंडरी, एंड 12th तक के जो स्कूल होते हैं 12th तक के उनको बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अगर प्राइमरी स्कूल है या बच्चा 1st to 5th क्लास का है, बच्चा 1st to 5th क्लास में या फिर प्राइमरी स्कूल में है, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशो होगा 1:30, यानी कि हर 30 बच्चों पर एक क्या होगा? टीचर होगा। किन कहाँ? प्राइमरी स्कूल में, फ्रॉम क्लास 1st to 5th। और यदि वो एलिमेंट्री स्कूल है, फ्रॉम 6th to 8th तक का स्कूल है, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, और उसमें जो टीचर और जो स्टूडेंट का रेशो होगा वो होगा 1:35। अब आप कोई पूछ लेगा, जैसे कि पेपर में ऐसे आ जाएगा कि एक प्राइमरी स्कूल है उसमें 35 स्टूडेंट्स है तो टीचर कितने होंगे?
तो टीचर होंगे 2, क्योंकि यदि 31 भी हो गया स्टूडेंट का रेशो तो एक टीचर ऐड हो जाएगा। हर 30 बच्चों पर एक टीचर। 31 जैसे अगर मान लो ऐसे पूछ लो कि 31 स्टूडेंट है तो कितने टीचर होने चाहिए? 2। 30 से ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? 2 टीचर हो जाएंगे। ऐसे ही 61 पूछ ले तो 3 टीचर। 61 से ऊपर जाते ही 3 टीचर। हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर, हर 60 स्टूडेंट पे 2 टीचर, हर 90 स्टूडेंट पे 3 टीचर। और यदि 91 कह दे कि 91 स्टूडेंट है, अब बताओ कितने प्राइमरी स्कूल है तो कितने टीचर होने चाहिए? तो 91 स्टूडेंट है तो 4 टीचर होने चाहिए। 30 से ज्यादा हो जाए तो जैसे ही 30 से स्टूडेंट का रेशो आगे बढ़ेगा वैसे ही टीचर का रेशो भी आगे बढ़ जाएगा। अब है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे, कि जो बच्चा है जो कितने मिनिमम डेज होनी चाहिए? 365 डेज होते हैं एक ईयर में, सबको पता है। लीप ईयर में कम होते हैं ये। और जो एक ईयर में कितने दिन बच्चा एक स्कूल आएगा, कितने दिन वर्किंग आवर होंगे, कितने दिन टीचर जो है वो पढ़ाएंगे, तो वो यदि प्राइमरी स्कूल है 1st to 5th तक का स्कूल है तो उसका जो वर्किंग डेज होंगे वो 200 होंगे, 200 वर्किंग डेज होंगे। और 800 हार्स, 800 घंटे यानी 800 हार्स होंगे। 200 दिन 800 घंटे फॉर प्राइमरी 1st to 5th क्लास तक के स्टूडेंट के। और यदि वो एलिमेंट्री स्कूल है 6th to 8th क्लास तक का स्कूल है तो उसमें जो वर्किंग हार्स होंगे वो होंगे, वर्किंग डेज जो होंगे वो 220 होंगे और हार्स होंगे वो होंगे 1000 घंटे। तो प्राइमरी में कितने? 200 दिन और एलिमेंट्री में 220 दिन। वहीं घंटे की बात करें, हार्स की बात करें तो प्राइमरी में 800 घंटे और एलिमेंट्री में 1000 घंटे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना है। और यदि कोई पूछ ले कि एक हफ्ते 1 वीक, एक सप्ताह में जो टीचर है वो कितनी देर पढ़ाएगा बच्चे को, कितने वर्किंग आवर्स होंगे एक टीचर के लिए, तो एक सप्ताह में होंगे 45 आवर्स इंक्लूडिंग लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है? जो टीचर एक अपने लेक्चर डिलीवर करने से पहले खुद की तैयारी करता है कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, जो एलपी बनाता है लेसन प्लान, उसको बोलते हैं लेसन प्लान। जो उसमें ऐड होगा लेसन प्लान के हार्स 45 हार्स में। तो एक वीक में 45 हार्स का क्या होना चाहिए? टीचर का एक वर्किंग हार होंगे। और एक दिन में पूछ ले तो 7.5 घंटे या 7.5 हार्स। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि वर्किंग डेज पूछ ले प्राइमरी के, सेकंड एलिमेंट्री के, याद रखना है कि प्राइमरी है एलिमेंट्री है। यदि वर्किंग डेज पूछ ले तो 200 और 220, और घंटे पूछ ले, आवर्स पूछ ले तो 800 और 1000। और ये पूछ ले कि टीचर का कितना एक हफ्ते में कितना वर्किंग वो होगा हार्स, तो वो होगा 45 आवर्स इंक्लूडिंग लेसन प्लान। ये याद करना है कि इंक्लूडिंग लेसन प्लान 45 आवर्स में इंक्लूड होंगे। और यदि कोई एक दिन का पूछ ले कि एक दिन में कितने वर्किंग आवर्स होंगे तो वो होंगे 7.5 आवर्स। अब नेक्स्ट चीज या नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या होता है कि जो टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसके अलावा भी टीचर्स के कुछ काम दे दिए जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में काउंसलर के इलेक्शन होते हैं। तो उसमें भी जो है वो टीचर्स की क्या है, ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा पोलिंग बूथ पर जितने भी जो काउंटिंग में, पोलिंग बूथ पे जो काउंटिंग करते हैं, जो वोट डलवाते हैं, उन सब में क्या होती है, ज्यादातर टीचरों की ड्यूटी लगाते हैं। तो हम इलेक्शन में टीचरों की ड्यूटी लगा सकते हैं। कोई डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ गई, कुछ भी XYZ, तो उस डिजास्टर रिलीफ जो कुछ भी वर्किंग मैनेजमेंट है, डिजास्टर को रिलीफ करने में जो भी उनकी वहां ड्यूटी लगा सकते हैं। सेंसस जो जनगणना होती है, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है कि कितनी